सबसे पहले अपना 1 साल लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर और लैंडरेस को दे। अच्छा, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर और लैंडरेस ही एक ऐसी ब्रीड है जो आपके फार्म को स्टेबल करेगी, वहां से कमाई लाएगी। अब मैं ही अपनी ही बात लूं, मैंने जब फार्म शुरू किया था तो मैंने डेयरी का भी जो है साथ में किया था। मेरे लिए डेयरी नहीं चली, डेयरी से मुझे हमेशा नुकसान हुआ है। आज भी मेरे पे 2-3 गाय हैं, पर पर्सनल यूज के लिए मैं उनका दूध बेचता नहीं हूँ, ना इतना मेरे पास दूध हो पाता है, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ। और कितने ही आदमी मैं देखता हूँ जो डेयरी से बन गए, जिन्होंने काफी काम कर लिया। तो हर काम हर एक आदमी के लिए नहीं बना हुआ है, करते सब सारे काम है, पर सूट सबको नहीं आता। सर इतने विकास सर, हमारे भी बहुत फ़ोन आते हैं और लोग पूछते हैं कि जब इसी तरह लोग पोल्ट्री फार्म बंद कर करके पिगरी फार्म में आ रहे हैं और तमाम फार्मिंग वाले जो सेक्टर हैं, या तो गोट फार्मिंग हो गया या पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, बंद करके लोग पिगरी में आ रहे हैं और इसमें ट्रेंडिंग में चल रहा है। जब इस तरह से खूब धड़ल्ले से फार्म खोलेंगे तो इस भी मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा। देखिए, ऐसा जो आपके पास वैसी लेबर होनी चाहिए काम करने के लिए, अगर वो भाग गई या काम छोड़ के चली गई तो क्या आप खुद वेस्टेज पे काम कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है भाई। फीड में तो क्या है, 1 महीने का स्टॉक आपने अपने गोडाउन में भर दिया, सुबह डाल दिया, शाम को डाल दिया, सफाई कर दी, काम आसान है। पर एक मादा के ऊपर कितना खर्चा आता है? आज आप एक मादा को लेके आते हो तो आपके पास उस मादा के लिए 1,80,000 रुपए की रकम होनी चाहिए ताकि आप अपने फार्म को चला सकें। वो हाँ, 20 साल का था मैं जब जो है मैंने फार्म स्टार्ट किया था, आज 28 साल का हूँ। सर 20 साल की उम्र में 70 लाख या फिर 75 लाख इन्वेस्टमेंट से इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर के आ जाना है और पिगरी फार्म कर देना, उसके बाद भी समाज से डर नहीं लगा? पता है तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से एक और बेहतरीन वीडियो में। और दोस्तों, हमेशा हम कहते हैं कि एक और बेहतरीन वीडियो में, मगर ये जो वीडियो है सच में बेहतरीन होने वाली है। और हमारी मौजूदगी इसमें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में, और बगल में विकास गुप्ता जी हैं, जो कि विकास लाइव स्टॉक के नाम से इनका एक चैनल भी है, आप जानते भी होंगे। और पिगरी सेक्टर के साथ ऐसे लोग हों जो इनको नहीं जानते हैं, आइए इनसे इनके बारे में जानते हैं और इस बिज़नेस के बारे में जानते हैं, क्योंकि भैया के पास कम से कम 8 सालों का अनुभव है। और इस बिज़नेस के बारे में जितना ये जानते हैं शायद जो नया फार्मर हो न जानता हो, क्योंकि ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो सर स्वागत है आपका, और इस माइक को हम यहीं पे आपके लगा देते हैं। जी जी। सर परिचय बताइए, फिर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सभी दर्शक भाइयों को जो है हमारा नमस्कार। मेरा नाम विकास गुप्ता है। विकास लाइव स्टॉक पिग फार्म के नाम से जो हमारा चैनल और हमारा फार्म है, जो कि पिछले 8 साल से निरंतर यहाँ पर चल रहा है जी। हम अपने फार्म पर जो है फार्मर्स को जो है काफ़ी तरह की कंसल्टेंसी ट्रेनिंग्स देते हैं, और इसके अलावा जो है खुद हम पिग फार्मिंग करते हैं, जिसमें जो है हम अलग अलग तरीके की ब्रीड्स को भी रखते हैं। और इसके अलावा जो है कोशिश करते हैं कि कम समय में ज़्यादा वेट गेन कर जल्दी से जल्दी उसे कटिंग के लिए रेडी किया जा सके। कटिंग के लिए रेडी किया जा सके। शुरुआत में हम लोग सर बात करते हैं सेक्टर से, शेड से। शेड कैसा होना चाहिए सही मायने में? देखिए, जैसे कि क्या होता है कि पिग फार्मिंग में 2 तरीके के शेड होते हैं। जैसे कि एक आप देख रहे हैं हमारा हाफ ओपन हाफ कवर्ड है, और एक जो आजकल काफी चल रहा है जो फुल कवर्ड होता है, हट टाइप वाला। जी। डिपेंड करता है कि आपका फार्म किस तरीके का होना चाहिए आपके बजट के हिसाब से। अगर आपका बजट कम है तो आप जो है उसको थोड़ा हाफ ओपन हाफ कवर्ड बनाएं, जिसमें शेड में जो है चद्दर कम लगती है, खर्चा कम आता है, लोहा कम लगता है, और वो थोड़ा हवादार भी होता है, और गर्मियों में भी अच्छा रहता है, और सर्दियों में धूप भी एंटर करती है तो दिक्कत नहीं आती है। वहीं पर अगर आपका थोड़ा बजट अच्छा है तो आप फुल कवर्ड शेड बना सकते हैं। उस फुल कवर्ड के अंदर आपको ये बेनिफिट मिलता है कि चाहे बरसात हो, आंधी तूफान हो, सर्दियों में बारिश हो रही हो, या गर्मियों की ज्यादा गर्मी हो, तो उस शेड के अंदर वो दिक्कत नहीं आती, पर उसमें खर्चा ज्यादा आता है। खर्च ज्यादा आता है। तो फार्मर की अपनी बजट के हिसाब से होता है। अगर जो है थोड़ा बजट अच्छा है तो फुल कवर्ड बना सकता है, थोड़ा बजट कम है तो हाफ ओपन हाफ कवर्ड शेड सबसे अच्छा रहता है। और सर मैं देख रहा हूँ कि आपके फार्म पे पूरे जो स्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं सब ईंट से तैयार किए गए हैं, और अब नया तरीके में देखा जा रहा है कि लोग लोहे से या फिर एंगल से तैयार कर रहे हैं। देखिए, उसके अपने ही फायदे हैं। अगर पहले मैंने बताया वही 8 साल पुराना हमारा फार्म है, अब हमारे फार्म पे वाटर निप्पल भी नहीं लगे हुए हैं, हुदिया बनी हुई है, जबकि वाटर निप्पल का टाइम आ चुका है। तो वाटर निप्पल एक अच्छा ऑप्शन है। और इसके अलावा आप अपने फार्म को लोहे से और एंगल से बना सकते हो, खर्चा कम आता है, फार्म जल्दी तैयार होता है। अच्छा। इसके अलावा चाहे आपका फार्म एंगल का हो या इंटो का हो, हैवी सुवर जो उन दीवारों को या एंगल्स को तोड़ देता है, दीवारों को मरम्मत करने के लिए आपको समय ज्यादा लगता है, मिस्त्री चाहिए, मसाला चाहिए। वहीं पर अगर आपका एंगल लगी हुई है, आप एक मशीन खरीद के रख लो वेल्डिंग वाली, और खुद ही उसे वेल्ड करके ठीक कर सकते हो, तो वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है फ्यूचर के लिए। आगे भविष्य में आप फार्म कर रहे हैं तो आप अपने फार्म को वेल्डिंग के टाइप से बनाएं, वो ज्यादा अच्छा रहता है। सर मैं आपसे एक एज ए ट्रेनर और एज ए फार्मर जानना चाहूँगा कि सबसे बढ़िया ब्रीड जो हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी है जिसे ओपनिंग किया जा सकता है?
कभी भी किसी भी पिग फार्मर भाई को जो है पिग फार्मिंग करनी है और उसको जो है ब्रीड में जाना है, देखो सबसे पहले अपना 1 साल लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर और लैंडरेस को दे। अच्छा। लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर और लैंडरेस ही एक ऐसी ब्रीड है जो आपके फार्म को स्टेबल करेगी, वहां से कमाई लाएगी। उसके बाद जब आपका फार्म स्टेबल हो जाए, कमाई आनी चालू हो जाए, फिर आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं जैसे ड्यूरॉक, हैम्पशायर, बेलारूस, इस तरीके की ब्रीड्स के साथ, और आप उनको उनके साथ मिक्स करके F1 ब्रीड निकाल सकते हैं, प्योर ब्रीड निकाल सकते हैं। तब अगर आपके साथ कोई ऊपर नीचे भी हो तो आपके पास लार्ज व्हाइट है जो कि आपके फार्म को बचा सकती है। बचा सकते तो सबसे पहले लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर और लैंडरेस, उसके बाद जो है आप ड्यूरॉक, हैम्पशायर, और जैसे आजकल जो है काफी फार्मर जो है नई नई ब्रीड्स के बारे में सोच रहे हैं तो उन पे करें, शुरुआती तौर पे ना करें। शुरुआती दौर पे ना करें। विकास सर, एज ए ट्रेनर मैं आपसे बात थोड़ा सा टेक्निकली पहले पे किया जाएगा, क्योंकि लोग आपसे भी जानना चाहते हैं कि ज़्यादातर आपके वीडियो से सीखते हैं लोग जी, और इस वीडियो से भी यही उम्मीद लगा के लोग देख रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनसे हम सीख लें। जैसे एक छोटी सी मतलब आइडियल रकम लेकर के चलेंगे, इन्वेस्टमेंट लेकर चलेंगे और उसी हिसाब से हम लोग बात करेंगे। कोई फार्मर अगर फार्म शुरू करना चाहे तो कम से कम उसके बाद इतना बजट होनी ही चाहिए, और धनराशि क्या है? इसमें क्या होता है, काफी फार्मर्स भाई फोन आते हैं मेरे पास भी, मिलने भी आते हैं कि जी हम फार्म करना चाहते हैं, कितना बजट लग जाएगा। बजट एक गलत क्वेश्चन है। एक्चुअल में आपको ये देखना चाहिए कि एक मादा के ऊपर कितना खर्चा आता है। जी। आज आप एक मादा को लेके आते हो तो आपके पास उस मादा के लिए 1,80,000 रुपए की रकम होनी चाहिए ताकि आप अपने फार्म को चला सकें। वो किस तरीके से? 30,000 रुपए की वो मादा आएगी प्रेग्नेंट या खाली कोई भी ले लो आप। 50,000 में उसका और उसके बच्चों का घर बनेगा, ठीक है ना, एक मादा पे 80,000 रुपए खत्म हो गए। उस मादा को 1 साल तक खिलाने के लिए पैसा चाहिए, और उसकी जो पहली लॉट तैयार होगी उसको 100 किलो तक करने के लिए पैसा चाहिए। तो वो 1 लाख रुपए आपका वहां तक खर्च हो चुका होगा। तो जब वो आपके जो है 1,80,000 रुपए खत्म हो चुके होंगे और पहली मादा ने जो है 8 बच्चे भी आपको दिए होंगे और उन्होंने 100 किलो का भी वजन गेन किया होगा, तो 800 किलो वजन 200 रुपए के हिसाब से 1,60,000 रुपए का आपका चला जाएगा। यानी कि जो दूसरी ब्रीड दोबारा जब आपकी जो जनरेशन होगी उसके लिए आपके पास फिर से फंड आ चुका होगा और थोड़ा बहुत आपका प्रॉफिट निकल के आ चुका होगा। तो पर फीमेल 1,80,000 रुपए आपको चाहिए। और जैसे कि आप 1,80,000 की बात करें तो आपको 18 लाख रुपए चाहिए 10 मादाओं के फार्म के लिए। अच्छा। 5 लाख रुपए बिल्डिंग बनाने में, 3 लाख रुपए की मादाएं और 10 लाख रुपए उनको खिलाने के लिए, अगर आप अपने फार्म को प्रॉपर फीड पे करते हैं तो। अगर आपको वेस्टेज पे करना है या बायो प्रोडक्ट्स पे करना है तो आपका खर्चा कम आ जाएगा, पर उसमें बीमारियां, गंदगी, बदबू और इसके अलावा जो है लाने ले जाने की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अच्छा। शुरुआत लार्ज व्हाइट से करें और 10 मादाओं से करना है तो कम से कम 18 लाख के बजट से करें जी। कितना जरूरी हो जाता है कि बड़े मादाओं के साथ बच्चे रखना? कुछ लोग इसमें बता रहे हैं कि नहीं, अगर बड़े मादा ले रहे हैं तो अगर साथ में बच्चे नहीं लेंगे तो फेल हो जाएंगे आप। ऐसा नहीं है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, बजट के हिसाब से करना चाहिए। सपोज करें आपके पास 18 लाख का ही बजट है 10 मादाओं के हिसाब से, तो जो आपके पास फार्म बन गया 5 लाख रुपए गए, मादा ले आए 3 लाख रुपए गए, फिर भी 10 लाख रुपए आपके पास बचे हुए। अब वो 10 लाख रुपए आपके साल भर में या 10 महीने में लगने हैं, तो इस बीच में जो है आप 20-30 बच्चे डाल लो, वो पैसे जो है धीरे धीरे जल्दी खत्म हो जाएंगे। 6 महीने बाद वही बच्चे बड़े होकर बिक जाएंगे और वही पैसा फिर आपको मिल जाएगा। उसमें आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और थोड़ा सा मार्जिन भी मिल जाएगा। तो ये भी एक सही तरीका है। ये भी एक बहुत सही तरीका है, बट अच्छी ब्रीड होनी चाहिए, मतलब अच्छी जगह से आप लें और अच्छे सलाहकार के साथ काम करें। अच्छे सलाहकार के। ट्रेनिंग कितना जरूरी हो जाता है इसमें? देखिए, पिग फार्मिंग की ट्रेनिंग मेरे भी यूट्यूब चैनल पे जो है काफी बार मैं ये पूछता हूँ कि आपने ट्रेनिंग ली, आपको क्या लगा, तो लोगों को समझ में आता है कि ट्रेनिंग से जो है क्या वो सीख के जा रहे हैं और क्या पता वो क्या नुकसान करते हैं। ट्रेनिंग के अंदर जो है एक फार्मर जब आता है जिसने आज तक अपनी लाइफ में सुअर को ना पकड़ा है, ना देखा है, ना कुछ है, उसको ट्रेनिंग में आकर ये समझ में आता है कि फार्म कैसे बनाना है, नस्ल कैसे चुननी है, बीमारियां क्या हैं, खिलाना पिलाना कैसे है, इसके अलावा सेल परचेज कैसे करी जाती है, इसके अलावा जो है आपको ब्रीड कैसे रखनी है, क्रॉसिंग कैसे करानी है, डिलीवरी कैसे करानी है। प्रैक्टिकली वो सीखता है कि दांत कैसे काटते हैं, पूंछ कैसे काटते हैं, खस्सी कैसे करते हैं, इंजेक्शंस कैसे लगाते हैं, ये सारे के सारे प्रैक्टिकल्स जो है वो अपने हाथों से करता है। ये सारे प्रैक्टिकल्स अपने हाथों से करता है। सर, बड़े जरूरी हो जाते हैं बायोसिक्योरिटी और कुछ मेडिसिन, हाँ, जो कि अगर सरसरी निगाहों से या फिर थोड़ा थोड़ा कर बताना चाहें तो। देखिए, बायोसिक्योरिटी इसलिए जरूरी है, अब जैसे आप ही आए, आपसे पहले मैंने ये चीज पूछी कि आप किसी और फार्म पर होके आए, नहीं आए। अगर आप आए होते तो आपको पहले अलग तरीके से सैनिटाइज किया जाता, नहीं आए तो आपको जो है इजी सैनिटाइजेशन के साथ हमने एंट्री करवा दी। तो सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है। पता चल रहा है किसी फार्म पे बीमारी हो
वो फार्म से बीमारी हमारे फार्म पे आ गई तो हमारे फार्म पे जो है वो बीमारी अटैक कर सकती है। तो बायो सिक्योरिटी बहुत जरूरी है अगर आपको फार्म अपना चलाना है। नहीं तो अगर आपके यहाँ पे सिक्योरिटी मेंटेन नहीं है, बैक्टीरिया वायरस आपके फार्म पे आता है तो आपके फार्म पे नुकसान होने के चांस रहते हैं। जी। आज ट्रेनर, अगर हम आपसे पूछें कि आदमी को फीड पे काम करना चाहिए या फिर होटल वेस्टेज पे? मैंने पहले ही बताया था कि फार्म जो है दोनों तरीके से हो सकता है, बट फीड पे क्या है कि लागत ज्यादा आती है, मेहनत कम है, साफ सुथरा काम होता है, बीमारी कम होती है, जल्दी तैयार होता है। अच्छा। वेस्टेज में मेहनत भी ज्यादा है, लागत भले ही कम आती हो पर समय ज्यादा लगता है और बीमारी का खतरा ज्यादा बना रहता है। औसत वेट भी सही नहीं होता है। हाँ, कह सकते हैं। इसके अलावा वेस्टेज मिलनी भी चाहिए। मिलने भी चाहिए। पता चल रहा है आपके पास 100 सुअर है और एक सुअर कम से कम भी जो है 2 से 3 किलो वेस्टेज खा जाता है ड्राई, उसे पानी मिला के अलग से। तो अगर 100 किलो जो है आपके पास सुअर है और एक टाइम में वो खा रहा है तो 600 किलो आपको वेस्टेज चाहिए। तो आपके पास 600 किलो वेस्टेज मिलनी भी तो चाहिए आपको। फिर उसके लाने ले जाने के ड्राम के खर्चे हैं, है ना। इसके अलावा जो आपके पास वैसी लेबर होनी चाहिए काम करने के लिए, अगर वो भाग गई या काम छोड़ के चली गई तो क्या आप खुद वेस्टेज पे काम कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। भाई फीड में तो क्या है, 1 महीने का स्टॉक आपने अपने गोडाउन में भर दिया, सुबह डाल दिया, शाम को डाल दिया, सफाई कर दी, काम आसान है, पर वहाँ खर्चे ज्यादा है। खर्चे ज्यादा है सर। और हम देख रहे हैं कि कुछ फार्म ऐसे हैं जो खुल रहे हैं, बंद हो जा रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? बंद होने के काफी सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन है आपका लेबर, आदमी सही ना मिलना। अगर आपके पास आदमी सही नहीं है, सही समय पे खाना नहीं डाल रहा, सफाई नहीं कर रहा, आप उसके ऊपर निर्भर हैं तो फार्म बंद होगा। दूसरा है आपका सोसाइटी, गली मोहल्ला, रिश्तेदारी, जात पात, जो आपको मेंटली और फिजिकली परेशान करते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ कोई खाने, क्योंकि आज भी पिग फार्मिंग को एक गलत नजरिए से देखा जाता है। भले ही एक कूड़े घर के अंदर सुअर, गाय और कुत्ता तीनों एक ही श्रेणी में एक ही जगह पे खड़े हुए हैं, पर सबकी नजरों में सुअर ही गंदा होता है, जबकि तीनों एक स्थान पे एक जैसे खड़े हुए हैं। तो एक मेंटेलिटी बनी हुई है जिस वजह से लोगों को ये बार लगता है। तीसरा है पैसा। मैंने आपको जैसे बताया कि एक फार्मर अगर जो है 10 मादों से फार्म शुरू कर रहा है तो उसके पास 18 लाख रुपए हो रहे हैं चाहिए। अब उसके हाथ में ही 5 लाख, तो उसने फार्म जो है शेड भी बना दिया और 10 मादा भी डाल दी, तो वो उसके पास पैसा कहाँ बचा? या तो फिर वो वेस्टेज खिलाएगा या धीरे धीरे करके माल बेचेगा और खत्म कर देगा। फाइनेंस, इसके अलावा आपका सोसाइटी और आपका जो है लेबर, इन तीनों से आपको जूझना पड़ता है। और सही जानकारी, किस समय कितनी डाइट डलती है, कब क्रॉसिंग होती है, क्या इंजेक्शन है, A to Z ये सारी चीजें चाहिए। पार्टनरशिप कितना इसको प्रभाव डालता है? पार्टनरशिप बहुत जो है इसमें प्रभाव डालती है। पार्टनर आप अपने हिसाब से अगर आप काम करें तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप पार्टनरशिप में करते हैं, एक आदमी कहेगा मैंने पैसे ज्यादा लगाए हुए हैं, मैं काम नहीं करता, एक कहेगा मैंने मेहनत ज्यादा करी हुई है तो मुझे भी हिस्सा बराबर मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो है बाद में कॉन्फ्लिक्ट सकते हैं पिग फार्मिंग के अंदर। पार्टनरशिप एक ऐसे होती है, अगर आप एक आदमी पैसा लगा रहा है, एक मेहनत कर रहा है तो बराबर होती है, या फिर दोनों आदमी बराबर पैसा लगा रहे हैं, किसी तीसरे को लेबर पे रख लें तो काम चलता है। बट अगर जो है कहीं ना कहीं एक कम ज्यादा कर रहा है ना, तो दोनों के बराबर मन में जो है खोट आता है फिर। तो इसलिए पार्टनरशिप मेरे हिसाब से पिग फार्मिंग में सही तरीके से नहीं चलती। सही तरीके से नहीं चल पाती। सर अभी तक, आज तक कितना ट्रेनिंग लोगों को आप दे चुके हैं, कितने लोगों को? ऐसे तो मेरे को रिकॉर्ड्स में है, बट 600 से 800 के आसपास में, 600 से 800 कोई परफेक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि आज तक मैंने जो है 55 बैच अपने कंप्लीट कर लिए हैं और औसतन हर बैच में जो है 8 से 10 कैंडिडेट्स हमारे पे रहते हैं। तो 500-600 के आसपास तो हमने जो है 2019 में हमने ट्रेनिंग बैच स्टार्ट किए थे और आज तक जो हमने इतने बैच कर सर हमारे भी बहुत फोन आते हैं और लोग पूछते हैं कि जब इसी तरह लोग पोल्ट्री फार्म बंद कर करके पिगरी फार्म में आ रहे हैं और तमाम फार्मिंग वाले जो सेक्टर हैं, या तो गोट फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, बंद करके लोग पिगरी में आ रहे हैं और इसमें ट्रेंडिंग में चल रहा है। जब इस तरह से खूब धड़ल्ले से फार्म खुलेंगे तो इस भी मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा। देखिए ऐसा नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, एनिमल हस्बेंड्री के इंडस्ट्री के अंदर जो है मुनाफा भी है और नुकसान भी है। और अगर जो है नए आदमी इसके अंदर आ रहे हैं तो पुराने बंद भी करते हैं। मैंने आपको बंद करने के 4 कारण पहले ही बता दिए, पैसा, लेबर, सोसाइटी और आपका मैनेजमेंट। तो आने वाले तो आपको हर बिजनेस में 36 मिलेंगे। इस बिजनेस में सबसे पहली तो बात जो है मोमडनी है, अगर हम बात करें तो, ठीक है ना। तो एक हमारी जो श्रेणी है वो तो अलग हो गई। इसके अलावा जो हिंदू है या क्रिश्चियन है वो इस काम को कर सकते हैं, पर वो भी करने के लिए जो है हर तरीके से रेडी हो ना, तभी तो। खाने वाले फिर भी हमेशा ज्यादा ही रहेंगे और करने वाले हमेशा कम रहेंगे। फार्मर वही कामयाब होगा जो इसमें दिन रात मेहनत करके जो है अच्छे से कर पाएगा। खोलने वाले खोल लेंगे पर हर एक आदमी नहीं चला पाएगा अच्छे से। अब मैं ही अपनी ही बात लूं, मैंने जब फार्म शुरू किया था तो मैंने डेयरी का भी जो है साथ में किया था। मेरे लिए डेयरी नहीं चली, डेयरी से मुझे हमेशा नुकसान हुआ है। आज भी मेरे पे 2-3 गाय है, पर पर्सनल यूज के लिए मैं उनका दूध बेचता नहीं हूँ, ना इतना मेरे पास दूध हो पाता है, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ। और कितने ही आदमी मैं देखता हूँ जो डेयरी से बन गए, जिन्होंने काफी काम कर लिया।
तो हर काम हर एक आदमी के लिए नहीं बना हुआ है, करते सब सारे काम है पर सूट सबको नहीं आता। सर आपके पास दो अनुभव है, एक डेयरी फेलियर का और पिगरी सक्सेसफुल का। जी, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर बताइए, अंतर इस मामले का कि मतलब वो क्यों फेल होता है। अमूमन डेयरी फेल होती है नहीं पिगरी है। फार्म के तुलना में। नहीं, अगर 100 फार्म पिगरी फार्म खोलते हैं और 100 डेयरी खोलती हैं तो उसमें 90 डेयरियाँ घाटे में होती हैं और इसका घाटे का रेशियो कम होता है पिगरी फार्म के, देखा जाए अगर बजट हो आदमी के पास, जानकारी हो तो। देखो, जो डेयरी भैंस वाली खुलती हैं उनमें इतना नुकसान नहीं होता, जो गाय की डेयरी है जी, उनमें नुकसान ज्यादा होता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि गाय की कोई कीमत नहीं है, बाद में रीवैल्यू। रीवैल्यू नहीं है। जी, अगर आपकी गाय बाज निकल जाए या आपकी गाय जो है, आज के टाइम में क्या हो चुका है कि आप ये मान के चलें कि जो हम उन्हें घास खिलाते हैं वो यूरिया और उन पे पेस्टिसाइड्स के इतने स्प्रे होते हैं कि वो धीरे धीरे उनकी फर्टिलिटी कम करती चली जाती हैं। तो एक बार जो है फर्टिलिटी कमजोर हो गई तो बहुत मुश्किल से जो है गाय दोबारा से जो है कंसीव कर पाती है, जिस वजह से उनकी बेचारी की कोई कीमत नहीं रहती। अच्छा, हम जो है उनको, हमारे लिए वो पूजनीय है, उनको हम छोड़ दें तो दूसरा हमें गाली देगा, और उनको हम रखते हैं, हमारे पास इतना बजट नहीं है उनको रखने का, तो हमारे लिए समस्या बन जाती है। तो इसलिए धीरे धीरे जो गाय वाली डेयरियां हैं वो बंद हो सकती हैं, पर भैंसों वाली डेयरी जल्दी से बंद नहीं होगी, और जो बंद करेगा वो उसका एट पार में वो निकल जाएगा। सेम कंडीशन पिगरी की है, पिगरी में एट पार इसलिए निकल जाता है क्योंकि ये कटिंग में चली जाती है, तो इसलिए जो है उतना नुकसान पिगरी के अंदर नहीं होता, भैंसों वाली डेयरी में नहीं होता, पर शायद गाय वाली डेयरी में ज्यादा नुकसान हो जाता है। सर आप जिस एरिया में आप रहते हैं या फिर अगल बगल देखा जाए, मैं भी अगर ट्रेवल करके आया हूँ, देख रहा हूँ कि मोंडम वाला यार एक मुसलमानों के एरिया ज्यादा है। जी जी जी। तो कोई भौगोलिक परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारा जो फार्म का कंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके से है कि किसी को समस्या नहीं आती है। जब आप गेट के बाहर आए थे तो क्या आप इस चीज को महसूस कर पा रहे थे यहाँ पे इतना बड़ा फार्म होगा? नहीं, ये फार्म का मैनेजमेंट ही तो है। आपके फार्म का मैनेजमेंट ही आपको जो है आपके फार्म की पहचान दिलाता है। हमारे आसपास वालों तक को नहीं पता है कि यहाँ पे फार्म भी है। जिसे हमसे जुड़ना है वो यूट्यूब पे देखता है या गूगल मैप पे देखता है तो वो हमारे पास आ जाता है। वैसे हम किसी आदमी को नहीं पता चलता। फार्म इस तरीके से डिजाइंड है कि बाहर से कोई आदमी को ये नहीं पता चलेगा ये पिग फार्म है, और हमने पिग फार्म को इतना अच्छा मैनेज किया हुआ है कि किसी हमारे पड़ोसी को उससे समस्या नहीं होती। अच्छा, और एक और बात, जैसे आपने शुरू में ही कह दिया कि समाज का रवैया आपके प्रति क्या रहा है, क्योंकि आप स्मार्ट भी हैं और गुप्ता यानी कि बनिया बिरादरी से भी आते हैं। हाँ, नहीं, शुरू में जो है समस्या आई, फैमिली ने सपोर्ट किया, पर रिलेटिव में इतना नहीं बताया था, काफी समस्याएं भी आई थी। और इसके अलावा जो है हम बात करें अगर शुरुआती दौर की, तो घर वालों ने पैसे भी लगाए, इन्वेस्टमेंट करवाई इतनी बड़ी, मेरे ऊपर विश्वास किया, मैंने दिन रात मेहनत करके इसको जो है इस मुकाम तक लेके आया कि आप भी मेरे से जुड़ पाए और लोग भी मेरे से जुड़ पाए, मेरे पे विश्वास करते हैं पिग फार्मिंग में आने के लिए और मेरे साथ जो है काम करते हैं। तो मैंने जो है शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स उठाई हैं समाज को लेकर, पर अगर मैं फेल होता तो शायद मैं मजाक बन के रह जाता, पर मैं सक्सेसफुल हुआ और सक्सेस की तरफ गया, और मैंने जो है एक वो मुकाम हासिल कर लिया कि अब मुझे अपनी अर्निंग के बारे में भी शायद नहीं बताना पड़ता। मेरा नाम ही जो है मेरी अर्निंग के बारे में बता देता है कि हाँ, एक ब्रांड कह लो कि हमने जो है बनाया। बट उसमें मेरा अकेले का हाथ नहीं था, सारे हमारे साथियों का हाथ है, मेरी पूरी टीम का हाथ है। चाहे उसमें मैं अपने कैमरे मैन को कह लूँ, जब मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट करी, मैं अपने चैनल के लिए कह लूँ, या जो यहाँ पे काम करते हैं उनको कह लूँ, सब ने मिल के किया, मैं अकेले ने नहीं किया, पर मेहनत करी है, दिन रात करी है, मैंने करी है, सबने करी है, तब जाके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ईट जुड़ के महल बनता है। हाँ, पर अगर मैं फेल हो जाता तो शायद मैं अपनी बिरादरी के लिए या इस समाज के लिए एक मजाक बन के रह जाता। सर आपके दिमाग में कहाँ से प्लड आई कि नहीं ईश्वर पालन करते हैं? देखिए आपकी उम्र भी इस उम्र छोटी रही होगी। हाँ, 20 साल का था मैं जब जो है मैंने फार्म स्टार्ट किया था, आज 28 साल का हूँ। सर 20 साल की उम्र में 70 लाख या फिर 75 लाख इन्वेस्टमेंट से इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर के आ जाना है और पिगरी फार्म कर देना, उसके बाद भी समाज से डर नहीं लगा? बताया तो कि शुरू में लगा था, बस यही डर था कि मैं फेल हो जाता तो जो है कहीं ना कहीं मजाक बन के रह जाता मैं, और शायद फैमिली भी फिर दोबारा कभी विश्वास ना करती काम में। तो वो वाली बात है। बाकी रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है। क्या बात, आपने बहुत बड़ी लाइन कह दी कि रिस्क है तो इश्क है। और क्या कहना चाहेंगे जो नया युवा वीडियो देख रहे हैं? देखिए, कोई भी आदमी एनिमल हस्बेंड्री की किसी भी लाइन में, चाहे वो गोट में है, डेयरी में है, उसकी पहले पूरी जानकारी ले, ट्रेनिंग ले, कहीं पर जो है 4-5 दिन काम करे, सीखे, उसके बाद मन को पक्का करे, फिर काम को शुरू करे। क्योंकि दिखने में जितना आसान लगता है कि सुबह खाना डाल दिया, शाम को खाना डाल दिया, सफाई कर दी, इतना आसान नहीं है। मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट बहुत चाहिए, पैसा चाहिए, है ना, आपके पास अनुभव चाहिए, और आपका जो सलाहकार है या आपका जो गुरु है, जिसे भी आप बनाए, वो उसका नीयत साफ होनी चाहिए ताकि जो है आप उसको चला पाए। मेरे
जो है यहाँ से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इनके चैनल पे भी जो है इंटरव्यू दिया, तो शायद आपको पता चला होगा उनके पास जाके कि उनको जो है सलाह जो मिली है, उनको जो ज्ञान मिला है वो एक अच्छा अनुभव के साथ मिला है, ताकि वो आज तभी तो सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। फार्म रन कर रहे हैं अच्छे से फार्म रन कर रहे हैं सब। आप तो फार्म टू फार्म घूमते हैं, आपको तो सब पता है इस चीज के बारे में। कुछ आपको ऐसा लगता हो कि यहाँ पर मुझे अलग लगा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी, जाकि जो आप अपने दर्शक भाइयों को बताना चाहें। नहीं सर, मुझे सबसे बड़ी हैरान करने वाली ये बात थी कि जो आपका स्ट्रक्चर है, आपका जो भी तरीका है वो ट्रेडिशनल और पुराना तरीका है। हाँ। मगर आपके जो भी फार्म खुले हैं कि मान के लिए 600 लोग अगर ट्रेनिंग लेके गए होंगे तो उसमें से 200 लोग खोले ही होंगे, ज्यादा ही है, 500 400 500 तो होंगे आज। चलिए मानते हैं 500 फार्म। उस फार्म में कुछ फार्मों पे तो मैं गया हूँ, खुद से जाकर के विजिट किया हूँ, लोगों की वीडियो किया और वीडियो खूब चली है, लोगों को सराहना मिला है। मगर उन फार्मों में आधुनिकता दिखी है और आपका ट्रेडिशनल वाला फार्म उनको आधुनिक के तौर पे पहुंचा देता है, आधुनिकता के तौर पे पहुंचाता है। और सक्सेसफुली आपकी इतना ही बड़ा अगर फार्म रन कर रहा है कोई व्यक्ति, तो इसमें आपकी मेहनत और आपका तजुर्बा भी वहाँ पे भी काम आ रहा है जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। एक बार अपना कांटेक्ट नंबर और पता बता दीजिए सर। हाँ कर, अगर किसी को मेरे से जुड़ना हो, कोई जानकारी चाहिए हो, तो मेरा नंबर है 9058705146। आप हमसे ट्रेनिंग की जानकारी ले सकते हैं, पिगरी की जानकारी ले सकते हैं। और हमारा जो ये फार्म है ये सहारनपुर यूपी में है। गूगल मैप पे आप पिक फार्म विकास, पिक फार्म या विकास लाइफ स्टॉक डालेंगे तो आपको हमारी लोकेशन इजीली मिल जाएगी। ठीक है ना, तो कोई समस्या नहीं है। और बाकी जो है हमारे जो यादव जी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी नई जनरेशन को जो है वो अच्छे कंटेंट दे रहे हैं, उनको जो है ये चीज़ सिखा रहे हैं कि कहाँ पे आप नुकसान खा सकते हैं और कहाँ पर नहीं। वो देश विदेश में घूम, मतलब स्टेट टू डिस्ट्रिक्ट घूम रहे हैं आप सबके लिए। तो कोशिश जो है, मैं भी आपसे एक विनती रखूँगा कि आप इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि जो है इनकी मेहनत रंग लाए और जो है आप और हम जो है इनसे देख के चैनल पे सीख सकें और जो है आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जितना उदार आप दिखते हैं उतना है भी और स्मार्ट भी हैं आप। समाप्त करते हैं हम लोग वीडियो को। धन्यवाद सर।